आयतुल्ला खामनेई अपने ख़ानदान के काफ़ी सारे अफराद के हमरा शहीद हो गए। मैं पूरा ख़ानदान कहने वाला था, पूरा ख़ानदान तो नहीं, लेकिन ख़ानदान के बेशतर अफराद के हमरा शहीद हो गए। उनमें उनकी बेटी, उनका दामाद, नवासा, कुछ इस तरह की डिटेल्स सामने आई। इसकी अब ऑफिशियल तस्दीक भी हो चुकी। उनकी शहादत के बारे में अब कन्फर्मेशन हर तरफ से है। अब आगे होना क्या है और ये सारा प्लॉट हुआ कैसे, ये उनकी शहादत तक मामला गया कैसे, जब पता भी था कि इतना एक तरह से हाई प्रोफाइल किस्म का टारगेट है और इनके पीछे कौन कौन सी एजेंसी है, अमेरिका की, इसराइल की, और हर तरह से इनको टारगेट करने की कोशिश की जाएगी, तो ये सारा कुछ एग्जीक्यूट कैसे हुआ, इसकी कुछ तफसीलात दो बहुत बड़े अखबारों ने शाया की हैं। उनकी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ। लेकिन इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये कि एक तो ईरान की फ़िज़ा आपको पता है ऑब्वियसली सोगवार है और 40 रोज़ का सोग का ऐलान किया गया उनकी शहादत पे। मुझे नहीं याद पड़ता कि अभी तक मैंने कभी ये देखा हो कि 40 दिन तक सोग का ऐलान कभी किया गया हो। मैक्सिमम मैंने देखा है 3 दिन का है, 3 दिन से ज़्यादा तो मैंने कभी नहीं सुना, लेकिन 40 दिन तक सोग का ऐलान। और शायद उनके लिए बनता भी है क्योंकि उनके सुप्रीम लीडर थे। एक तो है ना, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई प्रेसिडेंट हो, ये तो बहुत नेक्स्ट लेवल के उनके मतलब रहबर आज़म जिसे कहा जाता है, सुप्रीम लीडर, इनसे आगे कोई है ही नहीं था उनके लिए। तो इसलिए 40 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया और फिर अब आगे ट्रांजिशन का अमल चलेगा। इस पूरे प्रोसेस में ये जो सियासी रजीम को एलिमिनेट किया गया, इसमें एक शख्स है जो इनके साथी भी थे और वो बच गए हैं, यानी ईरानी रजीम का एक अहम प्लेयर अभी भी बाकी है। उसके बारे में भी आपको तफसील बतानी है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अब चूँकि सुबह हो चुकी है तो 2 काम हुए हैं। पहला काम ये कि ईरानी लोग जो हैं वो मुल्क भर में सड़कों पे निकले हुए हैं, एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं। सोग का आलम भी है, प्रोटेस्ट भी है, जो भी है, और एक तरह से अफसोस का इजहार भी किया जा रहा है। तो लोग सड़कों के ऊपर सुबह सुबह से ही निकल आए। और दूसरा ये कि जो जवाबी रद्द-ए-अमल है, रिटेलिएशन, वो अभी तक जारी है और उसमें शिद्दत देखने में आ रही है। जैसे ही सुबह हुई है, इसराइल के कुछ 40 शहरों में सायरन बज रहे हैं। इसके साथ साथ दुबई ऐसा लग रहा है कि ख़ास तौर पर निशाने पर है। दुबई के साथ साथ कतर, कुवैत, इराक, बहरीन, हर जगह पर एक बार फिर से एक नई वेव के साथ हमले जो है वो हो रहे हैं। किसी का 5 स्टार होटल है वो टारगेट पे है, कोई 7 स्टार होटल है वो टारगेट पे है। एयरपोर्ट्स तक जो हैं वहाँ पे सुबह सुबह देखा गया कि कार्रवाइयाँ फिर से शुरू हो गई। अब ये गमो गुस्से का इजहार है, रिटेलिएशन है, आप इसको कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये सिलसिला अभी तक जारी है। गुज़िश्ता रोज़ भी अमरीकी अड्डों से हट के जब दुबई के मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया जाने लगा और उसमें शिद्दत आई, तो ये एक लम्हे के लिए ऐसा एहसास होने लग गया था कि ये जो इंटेंसिटी है ये इतनी ज़्यादा है कि लग रहा है कि ईरान का नुकसान कुछ ज़्यादा हो गया है, जिसके बारे में अभी बताया नहीं जा रहा। लेकिन जिस तरह का रद्द-ए-अमल आ रहा है ऐसा पहले नहीं आ रहा था। अमरीकी अड्डों तक तो चलो समझ में आता है, लेकिन इसके बाद बुर्जुल खलीफा के आसपास, फिर बुर्जुल अरब, फिर पाम होटल, फिर जो एयरपोर्ट्स है वहाँ तक, तो उससे लग रहा था कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, पता चलना शुरू हो गया था। लेकिन फिर उसकी कन्फर्मेशन जो है वो काफ़ी टाइम के बाद हुई। अच्छा, अब इस सारे मामले में जो एक मेन पॉइंट है कि इतना बड़ा ऑपरेशन ये एग्जीक्यूट कैसे हो गया और कैसे मुखबरी हुई है, सारा कुछ 2 अखबारों की खबरें मैंने अभी पढ़ी हैं, एक वॉल स्ट्रीट जर्नल और दूसरा है रॉयटर्स। मैं आपको दोनों के कुछ क्लिपिंग्स आपके सामने भी रखता हूं और ख़बर पढ़ के भी आपको बताता हूं ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जो उनको अमरीकी ओहदेदारों की जानिब से बताया गया है, जो उनके ऑफिशियल सोर्सेज की जानिब से उन्हें बताया गया, वो बड़ी हैरानकुन मालूमात है। ऑब्वियसली इसमें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो रहा ही है, अपने लोगों के शामिल होने के भी कुछ शवाहिद मिल रहे हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक पूरी खबर छापी है। उनके मुताबिक इसराइली और अमरीकी फौजी इंटेलिजेंस तवील अरसे से एक ऐसे नादिर मौके की तलाश में थे जब ईरान की आला सियासी और अस्करी क़यादत एक ही इजलास में मौजूद हो, जहां सबको एक साथ निशाना बनाया जा सके। इसराइली हुकाम के मुताबिक वो दिन आखिरकार हफ्ते को आ ही गया। इंटेलिजेंस अफसरान ने एक नहीं बल्कि 3 मुख्तलिफ इजलासों की निशानदही की कि आज के रोज़ 3 ऐसे इजलास होने वाले हैं जिसमें ये पूरी लीडरशिप एक साथ बैठेगी। हुकाम ने अखबार को बताया कि उन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर और अहम तरीन फैसला साज अली खामनेई के मुकाम के बारे में भी दुरुस्त मालूमात हासिल थी। ये तो होगी द वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर, लेकिन रॉयटर्स ने अपने कुछ जराए से, जो कि अमरीकी ओहदेदारान हैं, उनसे मालूमात हासिल करके खबर छापी है। उसमें वो लिखते हैं कि ये हमला ऐसे वक्त में किया गया जब खामनेई अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वज़ीर दिफा और फ़ौज के कमांडर के साथ इजलास में मसरूफ़ थे। 2 अमरीकी ज़राए के मुताबिक इस मौके पर कोई एक शख्स ऐसा था जिसको मालूम था कि सुप्रीम लीडर कहाँ मौजूद होंगे, किन लोगों के साथ होंगे और हमला कब करना है।
क्योंकि ऐसी इंटेलिजेंस मालूमात सैटेलाइट इमेजेस के ज़रिए नहीं मिल सकती। ये बड़ी अहम बात है कि जो मालूमात हमले के लिए प्रोवाइड की गई थी वो मालूमात सैटेलाइट इमेजेस के ज़रिए नहीं मिल सकती। उसके लिए कोई एक शख्स ऐसा था जो इनको लम्हा ब लम्हा आगाह कर रहा था, जिसके बाद सारी मालूमात इन लाइन होने के बाद जब पता चल गया कि हाँ जी टारगेट लॉक है, हर चीज़ लॉक है, सारे बंदे एक ही जगह पे बैठे हैं, तो उसके बाद कंपाउंड पर 30 बम गिराए गए। 30 बम। अब ये आप इमेजिन करें कि कितना सिक्योर जोन होगा कि एक नहीं दो नहीं आप गिनने बैठे 30 का फिगर दिया गया है कि 30 बम गिराए गए और फिर जाके मतलूबा नतायज जो हैं वो हासिल हुए। जिस जगह पर ये बम गिराए गए वो जगह जलकर तबाह और बुरी तरह मुतासिर हुई। इसके फौरी बाद क्या हुआ? ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किया गया। मतलब कोई तो वहाँ पे ऐसा था जो मालूमात कहीं और पहुँचा रहा था, यानी वो तस्वीर जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप तक पहुँची वाया इसराइल या इसराइली प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, तो वो मालूमात कहाँ से ट्रांसमिट हुई और कहाँ तक पहुँची उसके लिए भी कुछ सैटेलाइट इमेजेस नहीं थे, उसके लिए भी कोई अंदर का बंदा था जो ये मालूमात दे रहा था। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब ये सारा एपिसोड हुआ था उसमें भी ईरान ने ऐसे बहुत सारे लोगों को पकड़ा था जो मोसाद के जासूस बनके या मोसाद के लिए काम करते थे, इसराइल को मालूमात फ़राहम करते थे। उनको फांसियों की सज़ा भी सुनाई गई, उनको पकड़ के गिरफ़्तार भी किया गया। ऐसा पूरा ऑपरेशन किया गया था जो कि ये जाहिर करता था कि इनके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन अभी भी ऐसे कुछ लोग उनके आसपास थे। और अभी भी कोई बाइद नहीं है कि जब कोई ये पूरा कोई एक नया सेटअप आ जाए तो उनमें भी ऐसे कुछ लोग शामिल हो। बड़ा मुश्किल है ऐसे लोगों को ढूंढ पाना और उनको निकाल पाना, बड़ी उसके लिए इंटेलिजेंस चाहिए। खैर, अब आगे होना क्या है? अब ट्रांजिशन का पूरा एक अमल शुरू होगा, यानी इंतकाल इक़्तिदार जिसे आप कह सकते हैं। अब सुप्रीम लीडर कौन होगा उसके लिए कुछ एक दो नाम सर्कुलेट कर रहे हैं, बहरहाल अभी ऑफिशियल नहीं है। कहा जा रहा है कि ये बनेगा, लेकिन उसके लिए 3 रुकनी एक काउंसिल जो है वो कायम कर दी गई है। अब वो इसका पूरा एक प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कराएगी और यूं ईरान एक नया सुप्रीम लीडर जो है वो देखेगा कोई तकरीबन 35 सालों के बाद, क्योंकि 35 सालों से तो यही चलते आ रहे थे, एक बहुत लंबा अरसा इन्होंने हुक्मरानी की है। वैसे आइडियली मैं कोई इतना लंबा हुक्मरानी के हक़ में नहीं हूँ कि इक़्तिदार किसी एक ही शख्स के पास इतने लंबे अरसे के लिए हो। ऑल्दो कि उनकी पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत उससे इख्तलाफ नहीं है, या उनका जो एक किरदार रहा है या जिस किस्म की रेजिस्टेंस उनकी रही है वो बड़ी काबिल तारीफ़ है, लेकिन इक़्तिदार किसी एक शख्स के हाथ में इतनी देर तक होना, इसके बारे में ज़रा डिफरेंट ओपिनियन है मेरी। एनी हाउ, ईरानी रजीम का एक बहुत अहम प्लेयर इस वक्त ज़िंदा है, जिनके बारे में स्टार्ट में पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ पे हैं, लेकिन वो ज़िंदा हैं, और वो हैं ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान उनका नाम है, काफ़ी मुश्किल है प्रोनाउंस करना। तो वो जो है अभी मामलात की निगरानी करेंगे और वो इस ट्रांजिशन को, इंतकाल इक़्तिदार को मॉनिटर करेंगे। उनकी ज़ेरे निगरानी या ज़ेरे क़यादत यूँ समझ लीजिए कि ये सारा प्रोसेस मुकम्मल होगा। वो पाकिस्तान का भी दौरा कर चुके हैं 1-2 मरतबा और इस ईरानी रजीम के काफ़ी अहम प्लेयर समझे जाते हैं और सुप्रीम लीडर के भी काफ़ी करीब रह चुके हैं। अब आपने एक चीज़ नोटिस की है इस पूरे प्रोसेस के दौरान, OIC का इजलास नहीं हुआ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ का इजलास, जो आम तौर पे हो जाता है इस तरह की कोई सिचुएशन हो, क्योंकि उधर कौमी सलामती कौंसिल का इजलास हो गया अक़वाम मुत्तहिदा में, तो मुस्लिम ममालिक अपना इजलास नहीं कर सकते थे, लेकिन इन्होंने इजलास नहीं किया। वेल, कांट से कि क्या सिचुएशन थी, मुस्लिम ममालिक ख़ुद भी मसरूफ़ हैं जंगे शंगे करने में। 2 मुस्लिम ममालिक तो यहाँ पे कर रहे हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, तीसरा इन्वॉल्व हो गया इस सारे मामले में। फिर आपस में ही मिसाइल शजाइल फेंक रहे हैं, तो फुर्सत मिली नहीं होगी OIC का इजलास बुलाने में। खैर, अब द क्वेश्चन इज़ कि क्या अमेरिका का मकसद पूरा हो गया, रजीम चेंज हो गया? टेक्निकली अगर देखा जाए तो हाँ हो गया, क्योंकि वो जो थे सुप्रीम लीडर वो रही नहीं, तो उनकी जगह ऑब्वियसली कोई नया आएगा, तो रजीम चेंज तो हो गया। लेकिन क्या ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ इससे? उसके बारे में अगर देखें तो ईरान तो और ज़्यादा सख्ती दिखा रहा है, वो तो कह रहा है हम और ज़्यादा रिटेलिएशन करेंगे। और दूसरी जानिब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट आया, वो मैं देख रहा था, उन्होंने भी कहा कि ईरान कह रहा है कि हम और ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल देंगे, तो मैं उन्हें अवेयर करता हूँ या ख़बरदार करता हूँ कि ये ना करें, क्योंकि आप अगर सख्त रद्द-ए-अमल देंगे तो हम इतनी फ़ोर्स के साथ आप पे वार करेंगे जैसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। तो दोनों तरफ से सख्ती बरकरार है, तो रजीम चेंज तो फिर ना हुआ। वो रज़ा पहलवी बेशक जो मर्ज़ी करता रहे, वो मेकअप शेकअप करके आ जाते कैमरे के ऊपर, लेकिन मुझे नहीं लगता उनका कोई इस टाइम इस रजीम में कोई चांस बन रहा है।
ये फौरी तौर पे वो खलापुर हो जाएगा। ऑब्वियसली टाइम लगेगा, लेकिन कंपनी मेरा ख्याल यही वाली चलने वाली है। तो देखते हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।